गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम इन सोशल साइंस क्लास। बेटा आज हम लास्ट टॉपिक चैप्टर 1 का राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद डिस्कस करेंगे। राष्ट्रवाद क्या होता है इसके बारे में हमने चैप्टर के अंदर बहुत सारे कंट्रीज़ के एग्ज़ाम्पल पढ़े थे कि उनमें राष्ट्रवाद कैसे आया, राष्ट्रवाद क्या होता है, नेशन स्टेट क्या होता है। तो जो नेशन स्टेट है, राष्ट्र राज्य है, उनका क्या मतलब होता है बेटा कि राज्य के अंदर, राष्ट्र के अंदर राजा का भी जो है नियंत्रण है और संसद का भी नियंत्रण है। तो ऐसे जहाँ पर संसद भी है और किंगशिप भी है उनको बोला जाता है नेशन स्टेट या राष्ट्र राज्य। ठीक है। अकेला राष्ट्रवाद का मतलब होता है कि इंडिपेंडेंट कंट्री, वहाँ पर फुल्ली जो होल्ड है वो लोगों का होता है। ठीक है। और नेक्स्ट वर्ड है साम्राज्यवाद। साम्राज्यवाद का मतलब होता है बेटा कि जब कोई महत्वाकांक्षी राष्ट्र है और वो अपनी शक्ति और गौरव को बढ़ाना चाहता है तो क्या करता है, वो दूसरे देशों के जो प्राकृतिक रिसोर्सेज है, संसाधन है, या उनकी जो राजनीति है, आर्थिक स्थिति है, सामाजिक स्थिति है, या सांस्कृतिक जो भी है सिस्टम, उसमें वो हस्तक्षेप करता है, यानी कि पूरी तरह से नियंत्रण कर लेता है और अपने बनाए गए जो कानून हैं उन लोगों पर थोप देता है। बहुत सारे एग्जांपल्स हमने चैप्टर के अंदर सुने और पढ़े। तो साम्राज्यवाद जो है भारत के अंदर अगर इसका एग्जांपल ले तो भारत को उपनिवेश बनाया था ब्रिटेन ने, यानी इंग्लैंड ने। ठीक है। तो इंग्लैंड के लिए वो क्या हो गया, साम्राज्यवाद, क्योंकि उसने भारत की आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक, भाषा, हर एक चीज़ को अपने नियंत्रण में लिया, अपना प्रभाव डाला। और हमारे लिए ये क्या हो गया, उपनिवेशवाद, और ब्रिटेन के लिए क्या हो गया, साम्राज्यवाद, यानी कि हम उनके गुलाम बन गए। तो ऐसी सिचुएशन जो थी यूरोप के अंदर, जब छोटे छोटे राष्ट्र जिनका एक ही मोटिव था छोटे छोटे क्षेत्रों का कि वो जो किंगशिप है या जो राजतंत्र है, डिक्टेटरशिप है, उससे फ्री हो जाए, तो उन्होंने बहुत सारे एफ़र्ट्स भी किए। अब कुछ हम यूरोप के उन हिस्सों की बात करेंगे इस टॉपिक के अंदर जो मध्य यूरोप और पूर्वी यूरोप के हिस्से थे, जिनके ऊपर किनका राज था, ऑटोमन साम्राज्य का बेटा। इसका एग्जांपल हमने पहले भी तुर्की पढ़ा था। तुर्की के ऊपर भी ऑटोमन एम्पायर का रूल था और उन्होंने उसमें भी देखो कितने छोटे छोटे क्षेत्र थे। ठीक है। तुर्की के अलावा भी जो यूरोप के मध्य और यानी कि ऑस्ट्रिया के नीचे इलाके थे, वहाँ पर पूरा ऑटोमन एम्पायर था और उससे ऊपर ऑस्ट्रिया से ऊपर जो है हैब्सबर्ग एम्पायर का रूल था। तो यहाँ पर जो छोटे छोटे क्षेत्र थे उनमें आपस में क्या कंपटीशन हुआ नेशन स्टेट को लेकर, और कैसे फिर उनमें फीलिंग आई साम्राज्यवाद की, वो हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में इन्होंने क्या बताया है कि 19वीं शताब्दी के अंत में, यानी कि लास्ट जो पड़ाव चल रहा है 19वीं सदी का, ठीक है, उसमें जो राष्ट्रवाद को लेकर आदर्शवाद था या उदारवादी नीतियाँ थी, जो जनतांत्रिक यानी जो जनतंत्र को पसंद करते थे, वो वाली बातें नहीं रही। ठीक है। लेकिन अब क्या हो गया, लोगों की जो विचारधारा थी राष्ट्रवाद को लेकर वो संकीर्ण हो गई। यानी कि पहले तो वो सभी लोगों को जिनकी सेम समस्याएं थी, सभी लोग गुलाम थे यूरोप के अंदर जितने भी क्षेत्र थे, और वो एक दूसरे को यही सोचते थे कि हम जो है हमने आज़ाद होना है। एक ही उनकी जो फीलिंग थी राष्ट्रवाद की, तो इसलिए उनको लगता था कि अपनेपन की भावना है। लेकिन जैसे ही वो इंडिपेंडेंट हुए तो उनमें जो उनके विचार थे, जो उनके लक्ष्य थे, वो क्या हो गए, संकीर्ण हो गए। सिर्फ वो अपने बारे में सोचने लग गए। तो इसी बीच जो ये विचारधारा आ रही थी यूरोप के अंदर, उससे क्या हुआ, वो एक दूसरे के जो क्षेत्र थे उनकी कोई परवाह नहीं करते थे, उनकी कोई रिस्पेक्ट नहीं कर रहे थे, बल्कि हमेशा लड़ने के लिए तैयार रहते थे। ठीक है। और साथ में ही जो यूरोपीय शक्तियाँ थी जो अपने साम्राज्यवादी उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए
क्या किया, अधीन लोगों की राष्ट्रवादी कांक्षाओं का इस्तेमाल किया, तो वो अपनी जो उद्देश्य थे साम्राज्यवाद के उनको फैलाने लगे। इसलिए उनमें अपनेपन के यानी कि अपने बारे में जब सोचने लग जाता है इंसान, तो दूसरों की भलाई के लिए नहीं वो सोच सकता, सिर्फ उसको अपने स्वार्थों की पूर्ति करने के लिए हथकंडे अपनाने होते हैं। तो ये तो रियासतों की बात है, सियासत की बात है। तो जो शासक थे, जो लोग थे इन क्षेत्रों के, उनके अंदर जब संकीर्णता आ गई, यानी कि वो सिर्फ अपने देश के बारे में, अपने बारे में सोच रहे हैं, तो वो दूसरों के प्रति क्या हो जाते हैं, अनुदार, यानी उनके बारे में अच्छा नहीं सोच सकते, हमेशा लड़ने के लिए तैयार रहते हैं। तो ऐसा ही तनाव जो था, राष्ट्रवादी तनाव कह सकते हैं इसको, राष्ट्रवाद है लेकिन फिर भी उनमें जो संकीर्णता आ गई थी, स्वार्थ आ गया था, उसकी वजह से जो बाल्कन क्षेत्र था बेटा, ये इंपॉर्टेंट 5 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है इस पैरे में से, कि 1871 में, ठीक है, यूरोप के अंदर जो राष्ट्रवादी तनाव पनपा बाल्कन क्षेत्र में, उसका वर्णन करें। तो 1871 में जो बाल्कन एरिया था वो कहाँ पर था, उसमें मध्य यूरोप और पूर्वी यूरोप की साइड जितने भी इलाके थे वो बाल्कन स्टेट कहलाते थे बेटा। अभी नाम भी पढ़ेंगे इनके। तो इस क्षेत्र में क्या था, भौगोलिक दृष्टि से भी अलग थे और जातियाँ जो थी, जो एथनिसिटी थी, वो भी अलग अलग थी। इसमें रोमानिया, बल्गेरिया, अल्बानिया, यूनान, मैसेडोनिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जेगोविना, स्लोवेनिया, सर्बिया, मोंटेनेग्रो, ये कुछ ऐसे क्षेत्र थे जो क्या चाहते थे, साम्राज्यवाद, और क्या चाहते थे, इनके अंदर राष्ट्रवाद आया पहले, फिर साम्राज्यवाद की भावना को बाद में पढ़ेंगे। तो ये किसके गुलाम थे, ऑटोमन साम्राज्य के गुलाम ही थे, क्योंकि इनके ऊपर नियंत्रण किसका था, ऑटोमन एम्पायर का। इसलिए इस इलाकों के लोगों को, जो निवासी थे यहाँ के, उनको क्या कहा जाता था, स्लाव, यानी कि स्लेव, दास, स्लाव कहकर इनको पुकारा जाता था। और इनके ऊपर नियंत्रण किसका था, ऑटोमन एम्पायर का। जैसे यूरोप में रोमानी राष्ट्रवाद के विचार फैले, हमने पढ़ा ना, भाषा, संस्कृति और एक ही जाति, इन चीज़ों ने, इन बातों ने, रोमानीवाद गिना जाता है इसको, तो इन बातों ने लोगों के विचारों को एक करने में हेल्प की थी। जैसे यूरोप के अंदर रोमानीवाद बढ़ रहा था, तो ये लोग जो थे, जो गुलाम थे, किसी न किसी रियासत के अंदर थे, उन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट करने का सोचा और वो चाहते थे कि वो ऑटोमन साम्राज्य से अलग हो जाए। तो जैसे जैसे इनकी सोच प्रबल होती गई, तो ऑटोमन साम्राज्य क्या होता गया, वीक होता गया। ऑटोमन जो शासक थे, उन्होंने कोशिश भी की कि इन इलाकों में आधुनिकीकरण और सुधार किए जाएं, ताकि वो अपनी पावर को मजबूत करें। लेकिन जैसे जैसे लोगों के अंदर नए विचार आ रहे थे, राष्ट्रवाद आ रहा था, तो उनके ऊपर इन सुधारों का कोई असर नहीं पड़ा, यानी वो इन सुधारों को कोई वैल्यू नहीं दे रहे थे। वो एक ही सपना देख रहे थे कि वो कैसे नेशन स्टेट बन जाए, ऑटोमन एम्पायर से उनको मुक्ति मिल जाए। तो इन सुधारों को भी उन्होंने अवॉइड किया। फिर एक के बाद एक जो अधीन राष्ट्र थे, जिनका नाम हमने अभी पढ़ा था, बुल्गारिया, हर्जेगोविना, स्लोवेनिया, मोंटेनेग्रो, ये धीरे धीरे क्या होते गए, स्वतंत्र होते गए। और बाल्कन लोगों ने आज़ादी और राजनीतिक अधिकारों के अपने दावों को राष्ट्रीयता का आधार दिया, यानी कि जब ये इंडिपेंडेंट हो गए तो ये अपने अधिकारों की मांग करने लग गए और उन्होंने सभी लोगों के अंदर ये जागरूकता लेकर आए और इतिहास का इन्होंने जो है इस्तेमाल किया कि हमारा जो इतिहास है हमारी कंट्री का, वो इतना गौरवशाली है कि वो कभी स्वतंत्र थे, फिर विदेशी शक्तियों का अधीन हो गए और अब हमें फिर स्वतंत्रता पाने के लिए एक होना पड़ेगा। यानी अभी भी ये बातें जो है, अभी हमने इटली जर्मनी का यूनिफिकेशन पढ़ा 1871, यानी कि 19वीं शताब्दी का चौथा पड़ाव आ गया। तो उसके बाद ये जो लहर थी जर्मनी ऑस्ट्रिया से निकलकर इन इलाकों में पहुंची। अब ये लोग मेंटली प्रिपेयर थे, ठीक है, फिजिकली भी प्रिपेयर थे, तो इसको एक असली जो है जामा पहनाना था। तो वो बातें अब इन देशों में चल रही थी, इन लोगों के अंदर, कि कैसे उन्होंने अपने इतिहास का गौरवगान किया, स्वतंत्रता की वैल्यू का जो है गौरवगान किया
और इन्होंने मिलकर जो है अपने आप को स्वतंत्र इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया ऑटोमन एम्पायर से। तो जैसे जैसे जो स्लाव थे विभिन्न इलाकों के, उन्होंने अपनी पहचान और स्वतंत्रता की परिभाषा को तय किया, तो बाल्कन क्षेत्र में टकराव गहरा होता गया। यानी कि ये अपनी आज़ादी के लिए बिल्कुल लड़ने को भी तैयार थे। तो इनमें आपसी टेंशन, छोटे छोटे एरिए थे, जैसे हमारे गांव होते हैं ना, साथ में सटे होते हैं। अब गांव इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं तो दूसरे गांव के अंदर एंट्री करेंगे क्योंकि जाने के लिए रास्ता चाहिए। तो वहाँ पर ये तनाव इनका बन गया था। है सारे गुलाम थे, सब आज़ाद होना चाहते थे, लेकिन ये आपस में इनके अच्छे संबंध नहीं थे। जब तक राष्ट्रवाद था तो अच्छे संबंध थे, लेकिन जैसे ही इनमें सेल्फिशनेस की फीलिंग आई तो ये आपस में भी ईर्ष्या करने लगे, द्वेष करने लगे, और ज़्यादा से ज़्यादा इलाके थे आने की उम्मीद करने लगे कि ज़्यादा से ज़्यादा एरिया कवर करें और जो उनके छोटे छोटे एरिया हैं वो साम्राज्यवाद से बड़े हो जाए। तो ये भावनाएं जब उनके अंदर आ गई तो ये आपस में ही लड़ने लग गए। तो इनका जो है बड़ी शक्तियों के बीच तो प्रतिस्पर्धा थी, ऑटोमन एम्पायर से तो लड़ना ही था, लेकिन ये आपस में भी लड़ने लग गए। और इनका एक ही मोटिव था, ज़्यादा से ज़्यादा जो है धन संपत्ति इकट्ठी करना, शक्ति इकट्ठी करना, अपने जो है उपनिवेश को बढ़ाना, नौसैनिक सैन्य ताकत को बढ़ाना। तो ये कंपटीशन जो था, जो फीलिंग थी इन राज्यों में आ गई थी, क्योंकि ये अभी न्यूली इंडिपेंडेंट हुए थे। इनके पास इतनी पावर भी नहीं थी, इतना पैसा भी नहीं था, इतनी लंबी गुलामी से इन्होंने राहत पाई थी। और फिर उसके बाद अपने एम्पायर को ताकतवर बनाने के लिए इन्होंने क्या किया, साम्राज्यवाद को अपनाया। यानी वही राज्य है जो इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, इंडिपेंडेंट होने के बाद क्या कर रहे हैं, अपने इलाके को पावरफुल बनाने के लिए दूसरों को हथियार रहे हैं। यानी कि रूस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, इन सब का जो प्रभाव था बाल्कन एरियाज़ पे ज़्यादा था, क्योंकि इनके पास इनके इलाके थे। ठीक है, अब ये इनसे भी इंडिपेंडेंट हो रहे थे, तो आपस में जो गुलाम थे वो भी लड़ रहे थे। तो ये धीरे धीरे जो है इतना गहरा तनाव, इतना टकराव हो गया इनमें कि प्रथम विश्व युद्ध की ओर जो है यूरोप अग्रसर हो गया। अब जो पावरफुल कंट्रीज़ थे, जो ऑलरेडी ताकतवर थे यूरोप के अंदर, जिन्होंने ब्रिटेन पढ़ा है, फ्रांस पढ़ा है, जर्मनी पढ़ा है, ये ताकतवर थे। अब इन्हीं देशों ने जिन दूसरे कॉन्टिनेंट्स के अंदर उपनिवेश बनाए थे, फॉर एग्ज़ाम्पल इंडिया का ले लें। इंडिया को उपनिवेश देखो 1600 ईस्वी में जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो भारत में एंटर कर गई थी। ठीक है, 100 साल इन्होंने खूब स्ट्रगल किया और 1754 के आसपास जो है पूरे बंगाल के ऊपर इनका कब्जा हो गया। फिर अगले जो 100 साल थे उन्होंने पूरे भारत पर राज किया। ठीक है, तो ये साम्राज्यवाद है। अब इंग्लैंड नहीं चाहता कि भारत के अंदर और कोई यूरोपीय शक्ति अपनी ताकत दिखाए, तो जब इन्होंने अपना प्रभुत्व जमाना चाहा तो इनको फ्रांस का जो 5 जातियाँ और आई थी हमारे देश में, यूरोपीय जातियाँ, पुर्तगाली थे, डच थे, ठीक है, और फ्रांसीसी थे, इनके साथ जो है इनको सामना करना था। तो भारत में देखो कर्नाटक के युद्ध आपने 8th क्लास में पढ़े थे कि उनको कार्नेटिक वार्स करने पड़े, इंग्लैंड को सभी के साथ युद्ध करना पड़ा जो यूरोप से आई थी दूसरी कंट्रीज़, और लास्ट में विजय जो थी वो किसको मिली, इंग्लैंड को। यानी कि इंग्लैंड का पूरा होल्ड हो गया भारत के ऊपर। ऐसे ही अफ्रीका के बहुत सारे कंट्री जो थे उनको इन्होंने कॉलोनी बनाया हुआ था। फ्रांस के पास अलग थे, इंग्लैंड के पास अलग थे, ठीक है, जर्मनी, इटली, इन सब के उपनिवेश थे अफ्रीका और इन जो ईस्ट जो एशिया की तरफ। तो जैसे ही यूरोप के अंदर तनाव बढ़ता है, यानी कि बड़ी शक्तियाँ छोटी शक्तियाँ आपस में टकरा रही हैं, तो उसका असर इन उपनिवेशों के अंदर भी पड़ा, क्योंकि ये जो गुलाम देश थे उनको फॉलो करना पड़ता था उसी शक्ति को, साम्राज्यवादी शक्ति को, जिसका उनके ऊपर नियंत्रण था। अब इंग्लैंड अगर विश्व युद्ध लड़ रहा है यूरोप के अंदर, तो उसका असर भारत के ऊपर ही पड़ेगा ना, क्योंकि भारत के ऊपर भी किसका राज था, इंग्लैंड का। भारत से जितनी भी सैनिक शक्ति थी, रसद थी, या सैनिकों के लिए, या जो घुड़सवार होते थे जो सेना के अंदर घोड़ों पर लड़ते थे, उनका जो भी सामान था वो भारत से बनता था। सैनिक भारत से जा रहे थे, खाद्य सामग्री भारत से जा रही थी। तो ना चाहते हुए भी वो कंट्री जो उपनिवेश बने हुए थे, गुलाम थे,
यूरोप के वो भी प्रथम विश्व युद्ध में जुड़ गए, इसलिए इसको प्रथम विश्व युद्ध बोला गया। स्टार्टिंग तो इसकी यूरोप में हुई थी, यूरोप की शक्तियाँ आपस में लड़ रही थी। अब उन लोगों को भी साथ में मिलना पड़ा जिनके ऊपर इन्होंने कब्जा किया हुआ था, तो इसलिए ये क्या कहलाता है, प्रथम विश्व युद्ध जो 1914 में लड़ा गया था। तो साम्राज्यवाद की वजह से, क्योंकि ये जो छोटे छोटे क्षेत्र थे, पहले तो ये इंडिपेंडेंट होना चाहते थे, जब इंडिपेंडेंट हो गए तो इनको अपने सर्वाइव के लिए, अपनी इनकम बढ़ाने के लिए, अपने इकोनॉमिक विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए क्या करना पड़ा, इनको आपस में ही प्रतिस्पर्धा करनी पड़ी, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन पूरे यूरोप में हो चुका था। मशीनों का इतना ज़्यादा जो है लोग यूज़ करने लग गए थे यूरोप में, कि जो माल था तैयार, वो इतना तैयार हो गया कि उसको बेचने के लिए इनको मंडियों की ज़रूरत थी, और नए माल को बनाने के लिए कच्चे माल की भी ज़रूरत थी। तो इन देशों ने यूरोप से निकलकर कोई जो है अमेरिका की साइड चला गया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, कोई अफ्रीका की साइड, कोई ईस्ट एशिया की तरफ आ गया। तो ये किस लिए आए, इंग्लैंड के जो लोग थे भारत में किस लिए आए, कच्चे माल की तलाश में, क्योंकि इनको अपनी जो फैक्ट्रियां थी उनके लिए कच्चे माल की ज़रूरत थी, और फैक्ट्रियों में जो तैयार माल था उसको बेचने के लिए मंडियों की ज़रूरत थी, नई नई मार्केट थी, नए नए लोगों की ज़रूरत थी। तो ये था साम्राज्यवाद बेटा। तो ये 1914 तक मोस्टली यूरोपियन कंट्री, जो चाहे छोटे थे चाहे बड़े थे, उनके पास बहुत सारे उपनिवेश थे। अब वो उन उपनिवेशों के लोगों को भी यूज़ करते थे, उनके संसाधनों को भी यूज़ करते थे, और अपनी फैक्ट्रियों के लिए माल अवेलेबल कराते थे। अपनी फैक्ट्रियों से बना माल इन इलाकों में जाके बेचते थे दुगनी कीमत पर। तो इंडिया में भी तो अंग्रेज़ ऐसे ही करते थे, जो मशीनों से बनी चीज़ थी उसको यहाँ पर बेचते थे, और यहाँ का कच्चा माल सस्ते दामों में ख़रीदा और महंगे दामों में उसको कपड़े को बनाकर बेचा, तो दोनों तरफ से प्रॉफिट कमाया। तो ये जो साम्राज्यवाद था 1914 में यूरोप को महाविपदा की ओर ले गया बेटे। महाविपदा तो आएगी, क्योंकि ये बहुत बड़ा और भयानक युद्ध था, बहुत जान माल का इसमें नुकसान हुआ था। और 1914 से 1918 तक ये चला बेटे, 5 साल जो है पूरा विश्व युद्ध में उलझा रहा। उससे क्या हुआ, विश्व के जो अनेक देश थे 19वीं सदी में यूरोपीय शक्तियों ने उपनिवेशीकरण किया हुआ था, और साम्राज्यवादी प्रभुत्व का ये लोग विरोध करने लग गए थे। अब यहाँ पर बात क्या निकलती है कि वो तो अपने जो है उपनिवेश बढ़ा रहे थे कच्चे माल के लिए, तैयार माल को बेचने के लिए, लेकिन जो यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना थी वो इन उपनिवेशों में भी पहुंची। अब भारत में जो राष्ट्रवाद है कैसे आया, क्योंकि जो घटनाएं यूरोप के अंदर घट रही थी, चाहे उसको आप 1789 की रेवोल्यूशन ले लो, या 1688 की इंग्लैंड की क्रांति ले लो, 1917 की रशियन रेवोल्यूशन ले लो, तो जितने भी इवेंट्स यूरोप के अंदर हुए उसका असर हमारे देश पर भी पड़ा। हमारे देश के जो लोग थे वो भी जागरूक हुए कि क्यों ना हम भी इन गुलामी की जंजीरों को तोड़ें और देश को स्वतंत्र कराएं। फिर महात्मा गांधी जी का भी बहुत बड़ा योगदान है कि उनका एक लक्ष्य जो है निर्धारित करने में गांधी जी ने योगदान दिया था कि हमने ब्रिटिश सत्ता को उखाड़ना है, ना कि अपने अधिकार मांगने। तो ये जो राष्ट्रवादी भावनाएं थी यूरोप से निकलकर कहाँ आ गई थी, उपनिवेशों के अंदर, वो भी लोग विरोध करने लगे। इस तरह से क्या हुआ, साम्राज्य विरोधी आंदोलन विकसित हो गए। जगह जगह पर उपनिवेशों के जो उपनिवेशवादी सरकारें थी उनके विरुद्ध लोग खड़े हो गए, और उनमें राष्ट्रवाद की फीलिंग आई, और राष्ट्र राज्य के निर्माण करने के लिए ये लोग संघर्ष करने लगे। हमें 1947 में जो है इंडिपेंडेंस मिली थी बेटा, और ये बात चल रही है 1914 में, यानी कि इस बीच में जो फीलिंग थी राष्ट्रवाद की उसका प्रसार हुआ। अगर प्रसार हुआ तो तभी हमें आज़ादी मिली ना। ऐसी अफ्रीकन कॉन्टिनेंट्स के अंदर भी जो भी उपनिवेश बने थे उन्होंने भी संघर्ष किए अपनी गोरी सरकार के विरुद्ध, और आज़ादी पाई बेटा। तो ये जो फीलिंग थी राष्ट्रवाद की यूरोप से निकलकर कहाँ आ गई थी, उपनिवेशों के अंदर। तो राष्ट्रवाद के यूरोपीय विचार जो है कहीं और नहीं दोहराए गए, क्योंकि हर जगह लोगों ने अपनी तरह से राष्ट्रवाद को विकसित किया, मगर यह विचार समाजों को राष्ट्र राज्यों से गठित किया जाना चाहिए था, अब स्वाभाविक और सार्वभौम मान लिया गया। यानी कि धीरे धीरे जो वर्ल्ड के दूसरी कंट्री से थे उनमें भी ये नेशनलिज्म आया, और उन्होंने भी अपने देश को क्या किया, स्वतंत्र किया, राष्ट्र राज्य किया,
राष्ट्र राज्य बनाया बेटा। तो चैप्टर ओवर हो गया है। आई होप आपको समझ आ गया होगा बेटा। ठीक है, ओके, गुड बाय।